हेलो एवरीवन, आज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण यानी CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड अथवा संकटपूर्ण यानी क्रिटिकल वर्गीकृत किया हुआ है। कथन 2, CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ। और कथन 3, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 या फिर डी केवल 1 और 3। तो सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। देश के लगभग 19% जिले अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण श्रेणी में वर्गीकृत हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित करने और नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र वाले देश क्रमशः भारत 39 मिलियन हेक्टेयर, चीन 19 मिलियन हेक्टेयर और संयुक्त राज्य अमेरिका 17 मिलियन हेक्टेयर हैं, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह विकल्प भी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर श्रीसैलम या फिर सुंदरबन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर श्रीसैलम। आरक्षित क्षेत्र क्रांतिक बाघ आवास का क्षेत्रफल इस प्रकार है। कॉर्बेट 821.99 वर्ग किलोमीटर, रणथंभौर 1113.364 वर्ग किलोमीटर, नागार्जुन सागर श्रीसैलम 2595.72 वर्ग किलोमीटर और सुंदरबन 1699.62 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? 1 कसावा, 2 क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, 3 मूंगफली के बीज, 4 कुलथी या हॉर्स ग्राम, 5 सड़ा आलू और 6 चुकंदर। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1, 2, 5 और 6, बी केवल 1, 3, 4 और 6, सी केवल 2, 3, 4 और 5 या फिर डी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2, 5 और 6। मई 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी थी। इस नीति में जैव ईंधनों को आधारभूत जैव ईंधनों यानी पहली पीढ़ी या 1G के जैव एथनॉल और जैव डीजल तथा विकसित जैव ईंधनों यानी दूसरी पीढ़ी या 2G के इथेनॉल निगम के ठोस कचरे से लेकर ड्रॉप इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी यानी 3G के जैव ईंधन, जैव CNG आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है। नीति में गन्ने का रस, शुगर वाली वस्तुओं जैसे चुकंदर, स्वीट सोरगम, स्टार्च वाली वस्तुएं जैसे कॉर्न, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे गेहूं, टूटा चावल, सड़े हुए आलू के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इसलिए उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका माप है? ए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। बी, किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। सी, किसी जलवायु शरणार्थी यानी क्लाइमेट रेफ्यूजी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। या फिर डी, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशतः कार्बन पदचिन्ह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बन का सामाजिक मूल्य यानी सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन द्वारा होने वाले दीर्घकालिक नुकसान का डॉलर में एक माप है। ये डॉलर का आंकड़ा एक छोटे उत्सर्जन कटौती अर्थात CO2 कमी का लाभ के लिए बजाय एक नुकसान के मूल्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को जलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी यानी सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं। और कथन 2, सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। एक सौर जल पंप प्रणाली अनिवार्यतः एक विद्युत पंप प्रणाली है जिसमें बिजली एक अथवा अनेक फोटोवोल्टेइक पैनलों के माध्यम से पहुंचाई जाती है। एक सामान्य सौर ऊर्जा चालित पंप प्रणाली में एक सौर पैनल अरे होता है जो कि एक विद्युत मोटर को शक्ति प्रदान करता है जो जल के नीचे रहने वाले पंप को शक्ति प्रदान करता है। सोलर पंप मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, निमज्जनी पंप यानी सबमर्सिबल पंप।
पृष्ठीय पंप यानी सरफेस पंप, अपकेंद्री पंप यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप, पिस्टन पंप, हेलिकल रोटोर पंप और डायाफ्राम पंप। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? 1. फसल विविध रूपण, 2. शिंबाधिक्य यानी लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, 3. टेंसियोमीटर का प्रयोग और 4. ऊर्ध्वाधर कृषि यानी वर्टिकल फार्मिंग। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। फसल विविध रूपण का आशय विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन के साथ साथ कृषि संबद्ध उच्च मूल्य वस्तुओं के उत्पादन से है। शिंब आधिक्य यानी लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए न्यूनतम उर्वरकों के प्रयोग के साथ फसल उत्पादित की जाती है। टेंसियोमीटर कृषि में प्रयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसमें मिट्टी में नमी की मात्रा का पता लगाया जाता है। ऊर्ध्वाधर कृषि कृषि की वैसी पद्धति है जिसमें फसलों को एक कृत्रिम वातावरण में एक निश्चित ताप एवं प्रकाश के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इस पद्धति में कम जगह में फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है, इसलिए उपयुक्त चारों विकल्प पारितंत्र अनुकूली कृषि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट सवाल, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। 2. हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। 3. सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। और 4. भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3 या फिर डी केवल 1, 3 और 4। जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। भारतीय हाथी एशियाई हाथी के 3 जीवित उप प्रजातियों में से एक है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक है। ये 6-7 मादा हाथियों के समूह में रहते हैं जिनका नेतृत्व सबसे बड़ी एवं बृहद मादा करती है। सभी स्थलीय स्तनधारियों में सर्वाधिक लंबा गर्भकाल यानी 18 से 22 महीने का हाथियों का होता है। मादा आमतौर पर प्रजनन कर सकती हैं जब वे 10-15 साल की होती हैं। हाथी गणना 2017 के अनुसार भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या 6049 कर्नाटक में है। इसके बाद असम व केरल में इनकी संख्या क्रमशः 5719 व 5706 है। इसलिए दिए गए विकल्पों में विकल्प सही है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। सही आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में कावेरी बेसिन में स्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। कावेरी नदी बेसिन में स्थित अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र हैं बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र, मुदुमलाई बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र आदि। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों एवं तेलंगाना के खम्मम जिले में फैला है। ये गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन प्रोगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिन्ड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है? पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप या फिर उभयचर? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए पक्षी। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विभिन्न जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी आदि वर्गों के जीव बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां पाई जाती हैं। सीलोन प्रोगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिन्ड मिनीवेट, व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट, व्हाइट नेप्टेड ग्रे काउंट प्रिनिया आदि पक्षियों की प्रमुख प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, इसलिए विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अनूप मृग या बारहसिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती और फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य या फिर ताल छप्पर वन्यजीव अभयारण्य? आंसर है ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय अनूप या बारहसिंगा या स्वैम्प डियर पक्की भूमि पर रहने वाली हिरण की एक प्रजाति है जो विशेष रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है।
बड़े पैमाने पर शिकार, आवासीय क्षति और बीमारियों के कारण इनकी संख्या वर्ष 1967 में घटकर मात्र 66 रह गई थी। 5 दशकों के लंबे संरक्षण कार्य के बाद इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। ये संरक्षण कार्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षित क्षेत्र में किया जा रहा है। स्वयं डियर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का स्थानिक यानी एंडेमिक पशु है। साथ ही ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? 1. अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, 2. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, 3. किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और 4. मानस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4 या फिर डी केवल 1 और 4। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। चलिए व्याख्या देखेंगे। कस्तूरी मृग या मस्क डियर का प्राकृतिक आवास हिमालय क्षेत्र है। यह हिमालय राज्य उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग के प्राकृतिक आवास के लिए अनुकूलित क्षेत्र है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग है जो उत्तर प्रदेश के मैलानी के निकट स्थित है। यह अभयारण्य शारदा नदी के किनारे फैला हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से रेड क्रेस्टेड एवं व्हाइट आइड पोचर्डस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलिफेंट रिजर्व स्थापित हैं। मानस वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को के प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में 1985 में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? 1. ताम्र स्लैग, 2. शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, 3. जियोटेक्सटाइल्स, 4. उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और 5. पोर्टलैंड सीमेंट। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 4 और 5 या फिर डी केवल 1 और 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता सुनिश्चित करने और कार्बन फुटप्रिंट को घटाने हेतु ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी एवं जियोटेक्सटाइल्स के प्रयोग को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। ताम्र स्लैग में Fe2O3, SiO2 एवं CaO की उच्च मात्रा होती है। शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी एक पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग भी सड़क निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। वहीं जियो टेक्सटाइल्स में जियो का अर्थ पृथ्वी से एवं टेक्सटाइल्स का अर्थ फैब्रिक से है। अमेरिकी सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स यानी ASAE के अनुसार ये भी एक पर्यावरणीय अनुकूल सामग्री है जिसका उपयोग सड़क निर्माण में होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। 2. कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। 3. भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। सही है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। फ्लाई ऐश या कोयले की राख सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से होता है। फ्लाई ऐश कणों का निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 तथा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर एवं पारा जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में जब कोयले का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं पारा का उत्सर्जन होता है जो पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वेस्ट रिसोर्सेज के अनुसार भारतीय कोयले में राख की मात्रा औसत 35 से 38% अधिक पाई जाती है। अगला और अंतिम सवाल, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? पहला कथन, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। कथन 2, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वो नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। और कथन 3, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वो उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। सही है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3।
चलिए व्याख्या देखेंगे। बायोचार को कार्बन समृद्ध सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जो पायरोलिसिस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। ये ऊर्ध्वाधर खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया है जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। इसका प्रमुख उदाहरण केरल के जॉन एंटनी द्वारा ऊर्ध्वाधर खेती के साथ अनेक सब्जियों का उत्पादन किया गया। बायोचार के उपयोग से मिट्टी में अम्लता की कमी होती है और नाइट्रोजन यौगिकीकरण प्रक्रिया पौधों को बीमारियों से बचाता है एवं अनुकूल सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही जल की धारण क्षमता बढ़ाने के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों के नुकसान को कम करता है। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।